हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज मैं आप सबको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न सॉल्व करवाने वाला हूं पीडीएफ के माध्यम से, मेरे भाई, वह भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना वाला टॉपिक है, उस प्रस्तावना पर आधारित है शुद्ध रूप से। यानी कि आज का हमारा जो जितना भी अभ्यास प्रश्न होगा, सब के सब शुद्ध रूप से ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर आधारित होगा। हमें पता है कि जो प्रस्तावना हमारा इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, यह कितना महत्वपूर्ण है। इससे ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं होगा मेरे भाई, जहाँ से जिस एग्ज़ाम में जिस कोई भी परीक्षा हो, उसमें जो है प्रस्तावना से सवाल नहीं आता हो। तो मेरे भाई, हमने ये कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, यह किसी न किसी स्टेट कमीशंस में, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, यानी 2 से ज़्यादा बार। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने अपने इस पीडीएफ के जो आज मैं प्रैक्टिस टेस्ट करवाने वाला हूँ, अभ्यास प्रश्न करवाने वाला हूँ, उसमें हमने रखा है। तो मेरे भाई, हमारी यह पूरी कोशिश है कि हाँ, जब आप ऐसे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, घूम फिर के आते रहते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, जब आप ऐसे क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे, हमने सिर्फ क्वेश्चन के उत्तर को नहीं बताया है इसमें, जो मैंने यहाँ पर करवाया है उसको हमने क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे की चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है, एनालिसिस किया है, जिससे अब आप जब क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेंगे एक बार, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने आप को परीक्षा हाल में एक मजबूत स्थिति में पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पीडीएफ के माध्यम से ये टेस्ट अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान जो है, भारत के संविधान की उद्देशिका मेरे भाई संविधान का भाग है, और किंतु यह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि यह केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि भारत जो है, ये उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें जो कह रहा है संविधान का भाग है, किंतु यह अन्य भागों से अगर इसको अलग कर दिया जाए तो इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित यानी दिखाई देता है? तो मेरे भाई, उद्देशिका में पूरे संविधान की झलक जो दिखाई देती है मेरे भाई, वो है उद्देशिका में दिखाई देती है और किसी में नहीं। क्योंकि उद्देशिका में न्याय की बात कहा गया है, स्वतंत्रता की बात कहा गया है, समानता की बात कहा गया है। यह पूरे संविधान का एक तरह से इंट्रोडक्शन, एक तरह के संविधान का आईना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये आईएएस 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया? हमें पता है मेरे भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में 3 नए शब्द जोड़ा गया था। वो 3 नया शब्द क्या था मेरे भाई? आप लोग ट्रिक याद रख लीजिए। सपा, एक सपा उत्तर प्रदेश की पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी, तो इसी से आप लोग याद रखिए, सपा जोड़ा गया था। क्या था मेरे भाई? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो कहाँ है देख लीजिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता यहाँ है, तो ये हो जाएगा। तो अगला अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना से संबंधित कथन दिया है, कथनों को पढ़कर हमें बताना है। देखिए कौन सा सही है। प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई है। ये बात सही है। प्रस्तावना का जो प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया था। प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जा सकता। तो ये मेरे भाई, ये तो एकदम से गलत बात है, कहा जा सकता है, तो ये गलत हो गया हम लोगों का। तो ये गलत हो गया, तो हमारा पहला केवल सही होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ है। मेरे भाई, हम लोग ये पूरा संविधान को अपना पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं, तो उसमें बार बार ये शब्द आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वह देश अपने जो है आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में वो फैसला लेने के लिए स्वयं जो है योग्य होता है, वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है। तो यही है यहाँ पर मेरे भाई, आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। तो ये हो गया। तो आप लोग इसे याद रखिएगा।
आगे हम लोग देखें अगर अपना छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिए गए हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इसको एक स्वतंत्रता का, यहाँ का यह प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो लिया गया है मेरे भाई, वो फ्रांस से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर ये है, ये संविधान ये फ्रांस से ही लिया गया है, LEF लेफ। तो आगे हम लोग देखें क्या है हम लोगों का क्वेश्चन। कथनों पर विचार करना है और उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। ये मल्टीपल ऑप्शन वाला है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनी माना गया। हमें पता था मेरे भाई ये केशवानंद भारती के पहले जो केस आया था उसमें बताया गया था कि ये जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती का जब केस आया मेरे भाई, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलट दिया और कहा कि भैया ये प्रस्तावना संविधान का भाग है और इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बस ध्यान रहे कि प्रस्तावना के जो मूल ढांचा है उसमें छेड़छाड़ न हो। तो वर्तमान समय में यही है। अगर आपको पूछे कोई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये देखिए, बेरूबारी संघ 1960 मामले में प्रस्तावना को संशोधनी माना गया, गलत है। प्रस्तावना को जो संशोधनी माना गया वो केशवानंद भारती माना गया और इसका भाग भी माना गया। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया हमारा, केवल ये सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो केवल ए सत्य है। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा था? तो मेरे भाई हमें पता है ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने ही कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये फैक्ट है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका जो अगर ट्रिक से याद रखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो SAKA शाका। तो इससे आप लोग को याद हो जाएगा ये ट्रिक। शाका ने कहा था कि संविधान प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे हम लोग देखें क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन है हम लोगों का। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। अभी मैंने बताया था मेरे भाई, प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इसके माध्यम से संविधान में ये प्रस्तावना में सपा जोड़ा गया था। तो इससे हिसाब से कौन पूछ रहा है कहाँ हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। ये प्रस्तावना के संबंधित संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन ये। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? हमें पता है मेरे भाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये जो शब्द हैं ये न्याय से संबंधित है। तो प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि पहले ही सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो लिया गया है यह रूस से, रसिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से लिया गया है? अभी मैंने बताया वो फ्रांस से लिया गया था। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। आगे अगर हम लोग देखें क्या करा ग्राहों में, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसको मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। यह कथन किसने कहा था मेरे भाई? तो यह जो कथन मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेहरू ने ही कहा था, नेहरू ने ही ये जो उद्देशिका का प्रस्ताव पेश किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को। तो राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसको मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। तो ये बात नेहरू जी ने कही थी। तो आगे हम लोग 12वें पे चलते हैं, देखते हैं क्या है 12वां। देखिए 12वां में क्या है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ये हमारा आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये इसका ये हो जाएगा मेरे भाई, आंसर है जो बी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो यही देखिए क्या है यहाँ पर, विधि। यदि हमें पता है अगर समाज में कानून नहीं है, कोई विधि नाम की चीज़ नहीं है, तो हर एक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति समझ लीजिए वो अन्य हमलों से घिरा हुआ है। आज जैसे हम लोग हैं
कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो हम ये फ्री हैं, हमें पीछे से कोई हमला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नियम कानून है, तो सब लोग एक नियम कानून के दायरे में आते हैं, तो यही है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो 12वां ये हो गया हम लोगों का। तो आगे अगर हम लोग देखें क्या है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है। हमें पता है मेरे भाई, हमारे भारत ने जो समाजवाद को अपनाया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। देखने से ही लग रहा है यही इसका आंसर हो सकता है। तो ये सब तो गलत हैं। ये लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत ने अपनाया है, तो एक तरह का ये है। अन्य देश हैं इसे अलग अलग समाजवाद को अपनाए हैं, लेकिन भारत लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। आगे अगर हम लोग देखें, ये अगला क्या कह रहा है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। तो मेरे भाई हमें पता है, कुछ लोग खट से ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र लगा देंगे। नहीं, अपने भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जनता जो है खुद निर्णय लेती है कि शासन मतलब जनता के हाथ में होता है। यहाँ अप्रत्यक्ष शासन में हमारे भारत में क्या है कि जनता शासन नहीं करती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना शासन करवाती है। तो अप्रत्यक्ष जो वोट देने की जो ये लोकसभा विधानसभा में जो मतलब प्रतिनिधि चुने जाते हैं या प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, अगर ये पूछेगा कि कौन सा लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करवाती है। तो ये हुआ। तो आगे देखें हम लोग, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अभी आया था 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो आगे देखें हम लोग, ये हो गया हमारा 13 दिसंबर 1946। अगला हम लोग अगर देख रहे हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं कितनी बार पूछे गए हैं ये सब। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन को रखा है मेरे भाई, ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट हुए हैं। किसी न किसी स्टेट कमीशन में, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को एनालिसिस अगर करते हो तो आपकी जो है एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लग जाएगी। तो आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो अपने आप को बहुत ही मजबूत महसूस करोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 16वां क्या कह रहा है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये जो मेरे भाई हमारा ये जो 16वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि 26 जनवरी को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी। तो सही ये है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है 17वां में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो हमारे मेरे भाई हमें पता है 76वां ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया था, सपा को, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को। इसका मतलब 75 में अखंडता नहीं रहा होगा, ये 76 में जोड़ा गया था, तो यही नहीं होगा। और बाकी ये सब तो थे। तो इससे हम अपना अगर याद रखेंगे, ये सपा वाला याद रखेंगे मेरे भाई, हमें बहुत ज़्यादा जो है ये ट्रिक जो है बहुत सारी मतलब हमारा जो है एक तरह का ये की पॉइंट है और ये हमें एक तरह का ये गांठ है। इस गांठ को अगर बनी रहेगी तो हमें कन्फ्यूजन नहीं पैदा करने देगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो क्या मूल अधिकार करता है, ये तो नहीं करता होगा। संविधान प्रस्तावना, हाँ यही संविधान प्रस्तावना बी, संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है और किसी में नहीं। तो ये हम लोगों ने देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। मतलब कह रहा है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो हमें पता है मेरे भाई, ये आर्थिक स्वतंत्रता, हमें पता है 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है ये संविधान प्रस्तावना में। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के बारे में बात किया गया है।
और ये न्याय 3 प्रकार का न्याय है और 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कौन सा है मेरे भाई? आप लोग को पता होगा, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, और ऐसे 5 है, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन 5 है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है, और इसमें कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं था, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता केवल 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, तो वो 5 प्रकार हो सकता है यहाँ। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कौन सा है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस में आता है? सार्वभौमिकता में। सार्वभौमिकता से यह पता चलता है, सार्वभौमिकता के सिद्धांत से हमें ये मालूम होता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं। तो 20वां हम लोग देख लिए। 21वां अगर हम लोग देखें क्या कर रहा है 21वें में, तो 21वां यहाँ आ गया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो प्रस्तावना में हमें पता है मेरे भाई कौन सा, ये आर्थिक न्याय की बात थोड़ी नहीं किया गया है प्रस्तावना। अभी मैंने बताया प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात किया गया है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है आप ठीक से जान लीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो न्याय भी मैंने बताया 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो यहाँ जो आर्थिक न्याय है ये गलत है, तो ये पूछ रहा है कौन सा उल्लेखित नहीं है, तो ये उल्लेखित नहीं है। बाकी सामाजिक, आर्थिक और ये सॉरी ये धार्मिक न्याय की बात नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात किया गया है। तो इसकी बात है, इसकी बात है और इसकी बात है, ये धार्मिक न्याय की बात नहीं किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो आगे अगर हम लोग देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 22वां में, क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? हमें पता है मेरे भाई, हम लोग संविधान के उद्देशिका को या संविधान की प्रस्तावना को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। अगर ऐसा पूछे संविधान की प्रस्तावना को किसने पेश किया था, तो नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो चलिए हम लोग ये देख लिए। अब आगे और देखते हैं क्या है हमारा 23वां में, निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक स्वतंत्रता का भाग स्वीकार किया? हमें पता है मेरे भाई, बेरूबारी विवाद, बेरूबारी जो केस था, इस केस में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया और कहा गया कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो बेरूबारी में ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन केशवानंद भारती केस में ये मामला पलट गया। उसमें कहा गया कि नहीं, संविधान का ये जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, यह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मूल ढांचों को प्रभावित न हो। तो यही कहा गया है कि मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया, तो केशवानंद भारती के मामले में। तो आगे अगर हम लोग देखें, सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। 24वां में क्या कह रहा है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? हमें पता है, भी मैंने बताया 3 प्रकार के न्याय है। कि कितनी प्रकार की न्याय है उद्देशिका में? 3 प्रकार की। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया। अगर पूछे आपसे स्वतंत्रता की कितनी बात किया गया, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। तो सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को इसमें बहुत सारे यहाँ से बहुत सवाल आते हैं प्रस्तावना से, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें हमें बताना है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है मेरे भाई, संविधान की प्रस्तावना में पूरे संविधान की झलक है, एक प्रकार का संविधान का इंट्रोडक्शन है संविधान। जिस प्रकार हम अपना इंट्रोडक्शन कहीं अगर मंच पर किसी के सामने दें तो हमारे बारे में बहुत सी बातें लोगों को पता हो जाती है, तो उसी प्रकार ये जो प्रस्तावना है संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। संविधान की प्रस्तावना
संविधान की प्रस्तावना में हमारा पूरा संविधान झलकता है, तो यही कह रहा है। तो आगे देखिए हम लोग, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? हमें पता है मेरे भाई, ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, 5 प्रकार का। किसका? धर्म, सॉरी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है प्रस्तावना में, लेकिन ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं किया गया है। तो यह पूछा है कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। निम्नलिखित में से किस वाद में, किस केस में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अभी मैंने बताया मेरे भाई, यह जो है यह यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया। तो ये 27वां क्वेश्चन है। तो 27वां में जो हमारा सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से किस वाद में धारणा प्रस्तुत की कि संविधान का भाग है? तो इसमें किया। तो अंततः जो है हमारा यही है कि हाँ, ये जो उद्देशिका है ये संविधान का भाग है। तो आगे आइए हम लोग देखते हैं क्या है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में गारंटी, प्रत्याभूत यानी गारंटी नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तो ये कहाँ से हो जाएगा मेरे भाई? देश में सामाजिक समानता पहले से कहाँ विद्यमान थी? तो ये चीज़ गलत है। आज तक भी नहीं हो पाई है सामाजिक समानता, तो पहले कहाँ से थी? सामाजिक समानता संविधान में जो है प्रत्याभूत यानी गारंटी युक्त है। तो ये सही है। तो 28वां जो मेरे भाई है हमारा यही सी हो जाएगा, क्योंकि यही देखिए संविधान में ये जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो उसमें जो है 14वां में बताया गया है कि जो समानता के बारे में, तो यही सही है। समानता की गारंटी दिया गया है संविधान में, तो बाकी सब ये सब गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 29वां हम लोग देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? हमें पता है मेरे भाई, धर्मनिरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जो किसी भी धर्म के प्रति झुका ना हो, धर्म के प्रति तटस्थ होता है। तो क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो इसका यही है। कहीं भी अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द आए तो इसका मतलब ये भारत में राज्य का यानी सरकार का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को मानता है, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। तो ये हो गया है। और अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगले, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा था मेरे भाई? तो ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ये लोकतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। ये याद रखिए, कुंडली किसने कहा था? तो मुंशी ने। इनके नाम में ही के.एम. मुंशी है, तो कुंडली को किसने कहा था जन्म कुंडली? ये एम ने कहा था, के.एम. मुंशी। तो ये हो गया। तो आगे देखें हम लोग। थोड़ा सा मल्टीपल ऑप्शन वाला है, तो थोड़ा सा हमें छोटा करके देखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। तो क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में से कौन सा सही है? उद्देश्य संकल्प। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम लोग कितने आसानी से सॉल्व करेंगे। बड़ा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बच्चे बड़े क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं। अगर डर जाते हैं तभी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इतना सरल होता है, वो सिर्फ भड़काने हड़काने के लिए दिया जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से बड़े क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, आप लोग ट्रिक देखिए। ये देखिए, नेहरू संकल्प, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, जो अंततः उद्देशिका बना। ये बात तो फैक्ट है, ये सच है। कितनी बार मैं भी बता चुका हूँ कि ये जो उद्देशिका का प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था, जो बाद में ये पारित हुआ और उद्देशिका बना, तो ये तो सच है। इसका मतलब जिस ऑप्शन में एक नहीं होगा वो गलत होगा। तो किस में एक नहीं है? इसमें नहीं है, तो ये गलत होगा। अब हमारा एक ऑप्शन तो हट गया। अब दूसरा का देखते हैं। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी सही बात है, हाँ, यही से लिया गया था।
समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष सब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अपनाया गया। तो यही बात है, मैंने पहले बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये सपा शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये भी जोड़ा गया था। तो ये भी सही है। उद्देशिका भारत के नागरिकों को मूल अधिकारों को समाहित करती है, तो ये मूल अधिकार की बात नहीं है उद्देशिका में। जो 31वां क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका ऑप्शन ए यानी 3 4, जिसमें 4 तो हमें लग रहा है गलत है, क्योंकि उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का समाहित नहीं करती है। तो जिसमें 4 होगा वो गलत हो जाएगा। ये गलत, इसमें था ये गलत, तो इसमें 4 नहीं है तो ये गलत, मतलब ये सही है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 32 वाला जो हमारा है मेरे भाई, 32वां में क्या है, मल्टीपल ऑप्शन वाला है यहाँ। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो चलिए मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं तो हमें मल्टीपल ऑप्शन वाला है तो पता चल जाएगा। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जो संविधान द्वारा स्थापित करके आगे बढ़ना चाहता है। तो ये सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसके अगले पेज पर हम लोग चलें तो हमें इसका मतलब सही उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, तो हम लोग 32 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। तो 32 हम लोगों को 33वां पर बताना है। तो 33 कहाँ है, हम लोग 33 पे जाएंगे। तो 32वां में ये जो था हमारा मेरे भाई, 32वां का ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए का मतलब 1 2 3 सही होगा। यहाँ पर हम लोग आपको दिखा दें थोड़ा सा, जो 32 वाला था तो इसमें तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं अपना 33 वाला। अब सही है। तो मेरे भाई अब हम लोग का अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। तो मेरे भाई उद्देशिका जो था यही करा है, भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, सही बात है, आप लोग उद्देशिका को पढ़ोगे इसकी बात है। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी है, ये भी है। तो 33वां में हमारा जो ये हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और जब ये अपना संविधान अंगीकृत किया गया था मेरे भाई, तो आपको अभी देखिए इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, आपको सोचना चाहिए। ये कह रहा है जब संविधान अपना लागू हुआ था तो प्रस्तावना में क्या था क्या नहीं था। तो हमें पता है ये समाजवादी जो सपा शब्द था, ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 1976 में जोड़ा गया था। ये जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें संविधान में नहीं था। तो इसका मतलब 3 वाला समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं था। तो जिसमें 3 और 4 होंगे वो चीज़ गलत हो जाएगा। 3 4 इसमें है ये गलत, 3 4 इसमें है ये गलत, तो 1 2 जो केवल है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए 34वां हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उद्देशिका संविधान का एक अंश है, सही बात है, क्योंकि ये केशवानंद भारती के इसमें कहा गया संविधान उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो 26 में उद्देशिका समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, 1976 में भी सही है। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का अंश रहा नहीं, 1976 में ही समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी सपा शब्द जोड़ा गया था। तो ये कहाँ से हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का भाग था नहीं, 1976 में ये आया था, शुरुआत से नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, यही सही है। 35वां में देखिए क्या कह रहा है। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट यानी शामिल किया गया था। हमें पता है मेरे भाई कितनी बार ये मज़ेदार चीज़ हो गई है, आपको शायद याद भी हो गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में ये सपा शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। तो ये चीज़ें यहाँ हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देख लिया।
जो 3500 के 35 क्वेश्चन मेरे भाई यह संविधान की प्रस्तावना पर आधारित थे, जो विभिन्न आयोगों में ये मल्टीपल टाइम पूछे गए थे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम सब देख लिए अच्छे से। इसे हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।